नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूं हिमाचल प्रदेश के हेल्थ सिस्टम के बारे में। हम सब ने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एम्स खुल गया। हम सब ने ये देखा हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। हमने ये कभी नहीं पूछा कि क्या उन हॉस्पिटल्स के अंदर पूरी फैसिलिटीज़ है या नहीं है। चलिए एम्स को एक तरफ रखिए। एम्स को छोड़ करके बाकी जितने हॉस्पिटल्स हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्या उनके अंदर पूरी फैसिलिटीज़ हैं? देखिए, मैं दो बातें आपसे कहूँगा। पहली बात, हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर पूरी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि हैं, तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप वो मुझे दिखाएं आधुनिक फैसिलिटीज़, और उन आधुनिक फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल होता हुआ। ये नहीं कि आपने एक एक लैब बना दी या आपने कुछ चीज़ें मशीन्स खरीद करके एक जगह पे रख दी। वो नहीं मैं कह रहा हूँ। उन मशीन्स का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? पेशेंट्स उस चीज़ों का यूज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? फ्री हेल्थ सिस्टम हमें आज तक मिला है या नहीं मिला है? जो मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो अप टू द मार्क है या नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पूरा है या नहीं है? हॉस्पिटल में बेड्स पूरे हैं या नहीं है? हॉस्पिटल में स्टाफ पूरा है या नहीं है? जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो इक्विप्ड है या नहीं है? जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो ट्रेंड है या नहीं है? जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो एजुकेटेड है या नहीं है? आपके यहाँ पर हायर एजुकेशन की क्या फैसिलिटीज़ हैं? डॉक्टर्स को, नर्सिस को या मेडिकल स्टाफ को आप हायर एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर रहे हो? उनकी ट्रेनिंग कैसे करा रहे हो? क्या उन्हें कोई एक्सपोजर दिया जाता है या नहीं दिया जाता? क्या वो इंटरनेशनली एक्सपोज्ड हैं या नहीं है? क्या वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर मौजूद हैं या नहीं है? क्या उन्हें लेटेस्ट रिसर्च पता है या नहीं है? पेशेंट्स का नंबर हमारे प्रदेश के अंदर कितना है? क्या सभी पेशेंट्स को अच्छी तरीके की फैसिलिटीज़ मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकारी अस्पतालों के अंदर फैसिलिटीज़ कम है और प्राइवेट अस्पतालों में फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो पेशेंट्स हैं, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के अपने जो सिटीजन्स हैं, उनको परेशानी तो नहीं झेलनी पड़ती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको एक ऑपरेशन के लिए कई कई जगह धक्के खाने पड़ते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके एरिया के अंदर उनको फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट ही नहीं है? ऐसा तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेने के लिए भी लोगों को 200-200, 300-300 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को अपने शहर से निकल करके किसी और शहर में जाना पड़ता हो ट्रीटमेंट के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिमाचल प्रदेश से बाहर जाना पड़ता हो ट्रीटमेंट के लिए? तो सच्चाई ये है मेरे दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश से बाहर लोगों को ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसी जगहें हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां पर फर्स्ट एड भी नहीं है। बहुत सी ऐसी जगहें हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां पर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प नहीं है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, तो उसको वहां पे ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। 200-200, 300-300 किलोमीटर तक लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए। एम्बुलेंस की सर्विस प्रॉपर नहीं है। एयर एम्बुलेंस हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है। अगर है भी तो मैंने उसका इस्तेमाल होते नहीं देखा। हाईवे के ऊपर मेडिकल इमरजेंसीज को ट्रीट करने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। यहां तक कि अस्पतालों के अंदर भी इमरजेंसी वार्ड में अगर आप जा करके देखेंगे बहुत ज्यादा रश है। इमरजेंसी में पूरे डॉक्टर्स नहीं है, पूरे नर्सेज नहीं है, पूरा मेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं है। जहां पर मेडिकल स्टाफ मौजूद है वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है। जहां पर जो डॉक्टर्स पढ़ाई कर रहे हैं उनको सही तरीके से पढ़ाई करने का एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। उनको बैठने की जगह नहीं है, उनके पास सही इक्विपमेंट्स नहीं है, वो सही सही तरीके से फुली एक्सपोज नहीं है, उन्हें नई रिसर्च नहीं पता, उन्हें फॉरेन कंट्रीज में नहीं भेजा जाता रिसर्च के लिए। तो हम किस तरीके से ये मेडिकल सिस्टम को क्लेम करते हैं कि हिमाचल प्रदेश का बड़ा उन्नत मेडिकल सिस्टम है? जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मेरी बात से अग्री करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर मुफ्त मेडिकल इलाज नहीं मौजूद है। बहुत सा ऐसा मेडिकल इलाज है जिसके लिए हिमाचलियों को चंडीगढ़ तक जाना पड़ता है। पीजीआई एक बहुत कॉमन हॉस्पिटल बन चुका है हिमाचलियों के लिए। अगर आप मेरे साथ चलना चाहें मैं आपको खुद लेकर के चलूंगा। 50% से भी ज़्यादा लोग पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर आपको ट्रीटमेंट कराते हुए हिमाचली मिलेंगे। हिमाचल से लोग स्पेशली चंडीगढ़ जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। चंडीगढ़ में जिनको इलाज नहीं मिलता वो दिल्ली जाते हैं। फिर अब हम बोलते हैं एम्स आ गया, एम्स आ गया हिमाचल में। अरे एम्स तो आ गया, लेकिन एम्स के अंदर क्या सही फैसिलिटीज अभी भी मौजूद हैं? पूरा मेडिकल स्टाफ है?
और अगर पूरा मेडिकल स्टाफ भी है तो क्या सभी को वो इलाज मिल रहा है? और क्या वो लॉजिकल भी है? मान लीजिए कि कोई कुल्लू में रहता है, उसको कुल्लू से बिलासपुर तक आने में कितना समय लगेगा? आप खुद सोच करके देखिए, कितना दूर है वो। अगर उसे कोई इमरजेंसी हो गई है तो उसे तो वहीं पे ट्रीटमेंट चाहिए ना। वो वहां से थोड़ी कोई 400 किलोमीटर का सफर करके बिलासपुर जाएगा। आप खुद सोच करके देखिए। मैंने एक रफ आइडिया दिया, मैं नहीं कह रहा हूँ 400 किलोमीटर है, आप खुद देख लेना कितने किलोमीटर है, लेकिन बात कर रहा हूँ एक कोई 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर का सफर करके थोड़े नहीं जाने वाला है यार एम्स के अंदर। इलाज तो उसे वहीं चाहिए ना। और मान लीजिए वो कुल्लू से चलता है, किसी और हॉस्पिटल में जाता है जो नज़दीकी हॉस्पिटल है, चाहे वो मनाली में हो चाहे किसी और जगह पर हो, तो जहां पर भी वो हॉस्पिटल में जाएगा, क्या उस हॉस्पिटल के अंदर उसको सही फैसिलिटीज मिलेंगी? क्या वो इंश्योर कर सकती है गवर्नमेंट आज? हो सकता है उसको वहां पर भी ट्रीटमेंट ना मिले, हो सकता है उसको वहां से रेफर कर दिया जाए किसी और जगह, फिर हो सकता है वहां से किसी और जगह रेफर कर दिया जाए और घूमते फिरते वो चंडीगढ़ पहुंच जाए, घूमते फिरते वो दिल्ली पहुंच जाए। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो पूरे का पूरा मेडिकल का सिस्टम है, ये बिल्कुल पूरी तरह से टूटा हुआ सिस्टम है। मैंने बहुत डॉक्टर्स भी देखे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, मैं किसी डॉक्टर को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक सच्ची बात बता रहा हूँ। एक डॉक्टर के ऊपर भी ना पेशेंट्स का लोड बहुत ज़्यादा है। प्रत्येक डॉक्टर के ऊपर 900 पेशेंट्स हैं। अगर एक डॉक्टर के ऊपर 900 या 800 पेशेंट्स होंगे उसको देखने के लिए, तो क्या वो सही तरीके से किसी पेशेंट को देख पाएगा? हर रोज़ एक डॉक्टर के ऊपर कम से कम 100 से 150 जो लोग हैं वो उसको ओपीडी में मिलने आते हैं। अब ओपीडी के अंदर भी बेचारे के पास समय ही नहीं बचता है। कितने घंटे बैठेगा? 8 घंटे बैठेगा, 10 घंटे बैठेगा, कितने घंटे बैठेगा? फिर भी तो उसको कितने लोग देखने पड़ेंगे? मान लीजिए 100 लोग भी अगर आ रहे हैं 10 घंटे, अगर वो डॉक्टर बैठता है, 100 या 150 लोग आ रहे हैं, तो उसको कम से कम 10 से 15 लोग तो देखने ही पड़ेंगे फिर भी प्रत्येक घंटे में। और मान लीजिए किसी का जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा समय ले रहा है, तो किसी और जो दूसरा व्यक्ति है उसको तो टाइम ही नहीं मिल रहा। इसलिए आप देखेंगे ओपीडी के बाहर भी बहुत ज़्यादा रश है, बहुत भीड़ है। जितने भी सरकारी अस्पताल है उसमें भीड़ बहुत है, क्योंकि सही तरीके से मैनेजमेंट भी नहीं की गई है। अब कोई डिजिटल सिस्टम जो वो आप देखेंगे मेडिकल के अंदर डिजिटल सिस्टम कोई नहीं है। आप ऑनलाइन बुकिंग ये वो सब शुरू कर दिया गया है, लेकिन वो भी सही तरीके से कभी तो काम करता है, कभी सही तरीके से काम ही नहीं करता। हमें यही पता नहीं चलता कि कौन सा डॉक्टर बैठा है, कौन सा डॉक्टर नहीं बैठा है, ओपीडी में नंबर आएगा या ओपीडी में नंबर नहीं आएगा। वो बहुत मुश्किलें होती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते पूरे तौर पर कि जो हिमाचल प्रदेश का मेडिकल सिस्टम है वो फुल प्रूफ है। अभी भी हिमाचल प्रदेश के मेडिकल सिस्टम को इम्प्रूवमेंट की सख्त ज़रूरत है। मेडिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट की सख्त ज़रूरत है। आपको टेम्परेरी नौकरियां मेडिकल के अंदर नहीं रखनी चाहिए, मेडिकल के अंदर परमानेंट नौकरी ही होनी चाहिए। और जो सिस्टम है उसे स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, साथ ही आपका जो इलाज है आपको मुफ्त में मिलना चाहिए। और कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके के इलाज की, या ज़्यादा से ज़्यादा उस इलाज की जो बहुत महंगा इलाज हो या जो बिल्कुल आधुनिक इलाज हो। उसके अलावा आपको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आप अपना हिमाचल प्रदेश छोड़ करके किसी और प्रदेश में जाएं या किसी और सिटी में जाएं अपना इलाज करने के लिए। आपको सारा इलाज आपके अपनी सिटी में, आपके अपने प्रदेश के अंदर आपको मिलना चाहिए। दूसरी जो सबसे बड़ी ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश की, वो है सही एम्बुलेंस सिस्टम, सही मेडिकल इमरजेंसी सिस्टम। चाहे वो रोड एक्सीडेंट्स के मामले में हो, चाहे वो किसी और मेडिकल इमरजेंसी के मामले में हो। एयर एम्बुलेंसेस की भी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है। हर जगह पर बस से पहुंचना, हर जगह पर किसी और गाड़ी से पहुंचना, या हर जगह पर ट्रेन की फैसिलिटीज़ को भी प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल है। तो सड़क के रूप में अगर आप हर जगह को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो नहीं कर पाते हैं। इसलिए एयर एम्बुलेंस की भी बहुत सख्त ज़रूरत है। और हर सिटी के अंदर, छोटी या बड़ी, एक एमरजेंसी ट्रीटमेंट सेंटर ज़रूर होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। आप जब सरकारें चुनते हैं, आप जब नेता चुनते हैं, उस समय पर आपको ये मांग रखनी चाहिए। और जब आप वो मांग रखते हो, जब आप कोई नेता चुन लेते हो, जब सरकारें बन जाती हैं, तो उनसे आपको बार बार ये सवाल करना चाहिए कि वो जो हमने मांग रखी थी एक मेडिकल सिस्टम की, वो मांग के बारे में क्या हुआ, मेडिकल सिस्टम कहाँ तक पहुँचा। क्योंकि अगर आप सरकारों से सही सवाल नहीं पूछेंगे, अगर आप नेताओं से सही सवाल नहीं पूछेंगे, तो नेताओं को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेता को कोई सीरियसली कोई फर्क नहीं है।
नेता क्या कर सकता है? अगर हिमाचल प्रदेश का कोई बड़ा नेता है तो वो हिमाचल प्रदेश के किसी भी बेस्ट हॉस्पिटल के अंदर जल्दी से जल्दी पहुंच सकता है। उसके पास हेलीकॉप्टर फैसिलिटी भी है, वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके भी पहुंच सकता है। अगर वो किसी और प्रदेश में जाना चाहे, अगर वो किसी और सिटी में जाना चाहे, वो वहाँ पे भी बड़े आराम से जा सकता है। अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहे तो वहाँ पे भी बड़े आराम से जा सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, उसको पैसे की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो इलाज भी सरकारी पैसों से कराने वाला है, मुफ्त के पैसों से ही कराने वाला है, आप ही के पैसों से कराने वाला है। इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेडिकल सिस्टम हिमाचल प्रदेश का घटिया भी रहे या आज के सिस्टम से भी घटिया हो जाए और नीचे गिर जाए अगर स्तर, तो उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो हमारे अपने प्रदेश के जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, वो हम सही सवाल पूछें, या फिर हम किसी सही व्यक्ति को नेता बनाएं, किसी ऐसे व्यक्ति को नेता बनाएं जो सही बात करता हो, जो इंटेलिजेंट हो, जो पढ़ा लिखा हो। मुझे ये उम्मीद है कि आपको मेरी बात सही लगी होगी, आपको ये मुद्दा सही लगा होगा, और इस मुद्दे के ऊपर हम कभी और विस्तार में भी बात करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।